है क्लासेस हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हम लोग जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं, तो आप पहले उसको सर्च कर लेंगे। सपोज अगर आप डॉक्टर वाली सर्विसेज दे रहे हैं, बनाते हैं सीधा सा, तो वो वाला मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर वगैरह नहीं लिख सकते, अगर आप कंप्यूटर कर रहे हैं तो अपने गुड्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी उस आइटम का, जिस आइटम में आप जो भी सेल कर रहे हैं या फिर जो बना के बेच रहे हैं, तो उस आइटम का HSN नंबर यहाँ पे डालना है आप, ठीक है ना। सपोज आप कंप्यूटर बनाते हैं अगर, तो कंप्यूटर का HSN नंबर आपको पता होना जरूरी। कंप्यूटर जो है उसका HSN कोड क्या है, ठीक है ना। तो अब तभी वो आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है फाइनलाइज होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 8471। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अगर आप गुड्स के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आप कंप्यूटर वगैरह नहीं लिख सकते। अगर आप कंप्यूटर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जिसमें एग्जैक्ट चीज सिलेक्ट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सीधा HSN नंबर लिखेंगे तब उससे जो है आपको बहुत कम चीजें दिखाई देंगी, और आप उसमें वो जो आपको एक्यूरेट लगती है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो वो आप उसमें सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हम 847 में जाएं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन्स, यूनिट्स देयर और मैग्नेटिक डाटा और कोडेड, ये वाला जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आप उसके अंदर थोड़ा सा और टेक्निकल में कुछ डील करते हैं, कुछ और सिर्फ पार्ट्स बनाते हैं सीधा सा, तो वो वाला HSN नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एटलीस्ट 5 HSN कोड जो है वो जरूर डालने, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज। अगर आपकी 5 HSN कोड से ज्यादा है तो आपने उनमें से 5 एटलीस्ट HSN कोड जो है, HSN कोड वाले जो मटेरियल्स हैं वो आपने जरूर बता देने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो बताने के बाद आपका जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो आगे बढ़ सकता है। अगर आप सर्विसेज में है तो आपने सर्विसेज बता देना। जैसे कुछ लोग सर्विसेज देते हैं, सपोज लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, कोई डॉक्टर की सर्विस दे रहा है, कोई बुक कीपिंग वाली सर्विसेज दे रहा है, कोई जीएसटी की सर्विस दे रहा है, तो वो अगर सर्विसेज है तो वो आपने यहाँ पे बता देना। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं तो आप पहले उसको सर्च कर लेंगे। सपोज अगर आप डॉक्टर वाली सर्विसेज दे रहे हैं या लॉयर वाली सर्विसेज दे रहे हैं तो आप पहले उसको सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे 998216 आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो ऐड करेंगे, यहाँ पे करेंगे 998216। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये वाला दिखा देगा, अदर लीगल सर्विसेज नाउवेयर एज क्लासिफाइड, तो आपने ये सेलेक्ट कर लेना। तो जो भी आप सर्विसेज में अगर आप दे रहे हैं या गुड्स में दे रहे हैं तो उसका HSN नंबर पहले आपको पता होना जरूरी है। वो यहाँ पे डालने के बाद तब आप आगे प्रोसीड करिएगा। अदरवाइज जब वो वेरिफिकेशन करने आएंगे, अगर आपके वेरिफिकेशन में वो चीज वहां पे नहीं हुई या वो आइटम्स या फिर वो जो सर्विसेज है वहां पे अवेलेबल नहीं हुई, तो आपका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल कर देंगे, वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट जो है, अगर कई लोगों के पास बैंक अकाउंट पहले से ही है, करंट अकाउंट जो है पहले से ही है, तो वो करंट अकाउंट यहाँ पे डाल सकता है वो। लेकिन अगर करंट अकाउंट नहीं है उनके पास पहले से ही, तो आप इस टैब को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कई लोग जो होते हैं उनका बिजनेस पहले से स्टार्ट हुआ होता है, तो वो जो होते हैं वो अपना बिजनेस करंट अकाउंट उन्होंने पहले से ले रखा होता है, लेकिन जीएसटी नंबर नहीं ले रखा होता। तो जीएसटी नंबर अगर वो बाद में लेते हैं तो वो करंट अकाउंट वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, कि आपके कंपनी का जो भी खाता है वो आपका ऑलरेडी आपके पास है तो यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है वो करंट अकाउंट तो आप इस टैब को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको नेक्स्ट 45 डेज में आपको करंट अकाउंट खुलवाना जरूरी है अपनी फर्म के नाम पे, और वो अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपने इस टैब में जाके अपना अकाउंट जो है वो डाल देना है, ठीक है ना। वो यहाँ डालने के बाद उसको वेरीफाई कर देना है। जैसे कैंसिल चेक वो मांगेगा, कैंसिल चेक लगा देना है, या जो भी और अदर चीजें मांगेगा तो वो उसके अंदर आपने बता देना है, ठीक है। वो वेरीफाई करेगा, उसमें उस प्रोसेस में एटलीस्ट 1 डे लगता है। 1 डे होने के बाद वो आगे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्रीज भी हैं तो आप प्रोफेशनल डिग्रीज है या कोई एम्प्लॉय कोड है प्रोफेशनल वाला, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ये अगर आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो लाइसेंस नंबर जो है वो एक्साइज का हो चाहे वो प्रोफेशनल कोड का हो, तो वो आपका एक्यूरेट होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है,
कि वेरिफिकेशन में जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब आप सारा इसको फुलफिल कर देंगे, तब आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर देंगे, एयर बाई पे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट कर लेंगे, प्लेस सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए वो ये पूछेगा कि आपके पास आधार है या नहीं है। तो आधार अगर होगा, आपके पास आधार वाला ही नंबर है, तो वो उस पर ओटीपी भेज देगा। लेकिन अगर आपके पास आधार वाला नंबर नहीं है, ये जिसमें आप रजिस्टर कर रहे हैं, तब आपको अलग से आधार नंबर मेंशन करना होगा। ठीक है ना? तो मैं सजेस्ट सबको यही करूंगा कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन करें, तो वो आधार नंबर वाले से ही करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा और वो ज्यादा इजीली हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ये जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक मेल आएगी जिसमें आपका स्टेटस जो होगा आपका वेरिफिकेशन का, वो स्टेटस जो है उसके अंदर शो होने लग जाएगा। वो स्टेटस जब आपने चेक करना है, वो कहाँ चेक कर सकते हैं? आप सर्विस में जाएंगे, यूजर सर्विसेज में जाएंगे, माई सेव एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है, देखिए माई सेव एप्लीकेशन में स्टेटस देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट आ रहा है सबका, क्योंकि ये अभी हमने सबमिट नहीं करा है। लेकिन जो लोग सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे वो स्टेटस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। वो अपडेट होने में वो या तो दिखाएगा ओके पेंडिंग है अभी, या फिर अपडेटेड है, या फिर क्लैरिफिकेशन है, उसके अंदर ये सारी चीजें मांगनी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तब आपको ये चीज में ध्यान में रखना है कि ये स्टेटस मैक्सिमम जो होता है वैसे 15 डेज के अंदर अपडेट हो जाता है वो। ठीक है ना? 15 डेज के अंदर वो सारी चीजें जो है आपकी, अगर आपके जितने भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है, चाहे वो रेंट की डिटेल है, आपका आधार कार्ड की डिटेल है, पैन कार्ड की डिटेल है, तो वो सारी सही है नहीं है, तो सारा वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तब वो यहाँ पे स्टेटस पे लिख देंगे क्लैरिफिकेशन। तब क्लैरिफिकेशन में क्या होगा, उस क्लैरिफिकेशन में जाके आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स वो बोलेगा, जो जो टैब्स एडिट करने के लिए बोलेगा, वो टैब्स आपने एडिट करनी है और डॉक्यूमेंट्स वो वाले पहले प्रोवाइड करने हैं। जब आप उसको प्रोवाइड कर देंगे तब आपके पास जो है आपका जीएसटी नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना? जीएसटी नंबर आने के बाद मेन बहुत से केसेस में क्या होता है कि वो लोग आते हैं वेरीफाई करने के लिए, जो आपने रेंट का एड्रेस दिखाया होता है या जो भी अपने प्रॉपर्टी एड्रेस दिखाया होता है, वहां पे वो आएंगे वेरीफाई करने के लिए कि बाकी ये बिजनेस है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फेक बिजनेस चल रहा है उधर। तो ठीक है, वो वेरीफाई करने के लिए भी आएंगे और वेरीफाई करने के बाद उनको लगा कि सब कुछ ठीक है, तो वो आपका जीएसटी नंबर जो है वो आपको इशू कर देंगे। सर ये क्या सभी केसों में जीएसटी इंस्पेक्टर आते हैं? हाँ, देखिए मैक्सिमम जो होता है वो 80% में तो आते ही हैं। जिनमें रॉ मटेरियल और गुड्स वगैरह की होती हैं, सप्लाईज वगैरह, उनमें तो वो आते ही हैं। जो सर्विसेज वाले होते हैं उनमें कम आते हैं बस। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने घर से ही सर्विसेज दे रहे होते हैं, या फिर जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं वो, या फिर कोई एक्सपोर्ट के जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईटी सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अगर, तो वो सारी चीजें जो है अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा लीनिट हो जाता है, उसमें कम आते हैं वो। लेकिन गुड्स वाले में तो 100% ही आते हैं। और रॉ गुड्स में ना सर दोनों ले सकते हैं सर? हाँ जी, गुड्स और सर्विस टैक्स दोनों सर्विस ले सकते हैं? हाँ दोनों आप ले सकते हैं। आपको दोनों उसके अंदर एचएसएन कोड डालने होंगे अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर, और जब वो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तब आपने दोनों जो चीजें हैं वो उनको बता देनी है कि हाँ हम गुड्स में भी काम करते हैं और सर्विसेज में भी काम करते हैं। देखिए गुड्स और सर्विसेज का मतलब ये है कि गुड्स जो हो गया वो आप रॉ मटेरियल जो है, जो भी आप परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आप परचेज करते हैं, फिर उसमें आप अपने मार्जिन रख के आगे भेज देते हैं। ठीक है ना? कभी कभी आप बना बनाया रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो बने बनाए में अपना मार्जिन रख के आगे भेज देते हैं, जैसे रिटेलर्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो रॉ मटेरियल पहले कच्चा खरीदेंगे, लेकिन उसको फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके फिर आगे बेचते हैं वो। तो वो गुड्स वाला जो पार्ट है वो गुड्स के अंदर आ जाएगा। सर्विसेज में क्या होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कोई माल खरीदते नहीं है, बस उनके पास वो माल आता है कुछ मॉडिफाइड करने के लिए। सिर्फ वो माल उन्होंने खरीदा नहीं होता, वो सिर्फ माल मॉडिफाइड करने के लिए आता है। इसको जॉब वर्क कहते हैं हम लोग।
तो जॉब वर्क में क्या होगा कि जॉब वर्क आप उसमें परफॉर्म कर देंगे, फिर आप वापस उस माल को उस पार्टी के पास वापस भेज देंगे, तो वो जो होती है वो आपकी सर्विसेज के अंदर आ जाएगा जॉब वर्क वाला। ठीक है, तो ये जो भी आप चूज करेंगे HSN कोड पहले आप जरूर फाइंड आउट कर लीजिएगा या जरूर श्योर हो जाइएगा कि जिस HSN कोड को यूज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उनका ना मोस्टली वर्क जो है जॉब वर्क का है, जी ठीक है, बट वो अदर भी मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो सर उन मोस्टली उसमें तो हमारे पास HSN में तो 5 ही ऑप्शन आते हैं। हाँ, उसमें तो 5 ही आते हैं। उससे उसके अलावा हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं सर? नहीं, आपने जो HSN कोड बताने हैं वो 5 एटलीस्ट बताने ही बताने हैं गुड्स वाले केसेस में। ये देखिए ना, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आपने एटलीस्ट 5 HSN कोड तो बताने ही बताने हैं, ठीक है ना, और 5 तो होते ही हैं वैसे भी। अगर आप एक ही में डील करते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। अगर 5 के अलावा ज्यादा हो तो सर वो कैसे हम, तो उसमें क्या टॉप 5 ये देखिए इन्होंने बोला हुआ है टॉप 5 जो जिनमें आपका सबसे ज्यादा काम हो रहा है जिस सेशन में, वो टॉप 5 यहाँ पे आपने बता दें। जिनमें बहुत कम होता है तो वो आपने नहीं बताने। लेकिन कईयों के HSN कोड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सपोज किसी के 100 HSN कोड है तो सारे HSN कोड यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। HSN कोड जो है वो आपसे टॉप 5 वाले जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टॉप 5 में जो आप डील कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अंदर लिखने के बाद फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है 1 मिनट की, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ जी। हमारा एक करंट अकाउंट था जो कि बंद हो गया। ओके। और हमने दूसरे बैंक पे करंट अकाउंट लिया हुआ है, बट GST पे हमारा पुराना करंट अकाउंट ही मेंशन है। हाँ ओके, तो क्या, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। नया बैंक अकाउंट कितने दिन में डालना रहता है और कहाँ से डालना रहता है? जो नया बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट्स वाली जो टैब है इसके अंदर आपने ऐड करना है, ठीक है ना। नया अकाउंट इसके अंदर जो आपका पुराना वाला है उसको एडिट करके आप रिमूव कर दीजिएगा और नया बैंक अकाउंट है जो वो उसके अंदर यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। नए बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए वो आपका जो भी एड्रेस होगा, आपका फर्म का नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, ब्रांच का एड्रेस होगा, वो उसके अंदर डालना है, प्लस कैंसिल चेक की कॉपी उसके अंदर आप एक लगानी होगी आपको, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि ये अकाउंट आपके नाम पे ही है या इस फर्म के नाम पे ही है या नहीं है, ठीक है ना। उसको प्रोसेस होने में 1 दिन लग जाता है, तो 1 दिन बाद आपका वो फाइनल हो जाएगा। सर मेरी एक अमेंडमेंट कोर में एक क्वेरी थी कि जैसे कि अगर क्लाइंट अपने GST में अपनी फर्म का नाम चेंज कराना चाहता है तो उसके लिए कुछ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी देना होता है सर? हाँ, अगर वो GST में नाम ही चेंज कराना था तो उसके लिए तो फिर सारे ही सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। मतलब वो इजीली नहीं होता है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में है चाहे पार्टनरशिप में है तो वो सर अगर नाम जो है वो चेंज करना इजीली नहीं होता। अगर सर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक तो जब आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा, तो जब वो रजिस्ट्रेशन आया होगा आपके पास, वो तो आप तभी वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन आपने 1 साल अगर चला लिया GST नंबर उसी नाम से और फिर आप 1 साल बाद चेंज करवा रहे हैं, तब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सर हाँ जी, एक क्वेश्चन और था। एक व्यक्ति एक GST से कितने बिजनेस कर सकता है? एक GST से वो जितने मर्जी बिजनेस कर सकता है, लेकिन बस उसकी कंडीशन क्या है कि उसको गुड्स एंड सर्विसेज में यहाँ पे वो सारे HSN कोड जो है उसके अंदर ऐड करने होंगे। नहीं, जैसे मेरे पूछने का क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति का MP पे ही है, MP का एक जगह है, मान लीजिए जबलपुर में एक लोकेशन है, तो जबलपुर में उसका एक बिजनेस है। ओके। और जबलपुर में वो एक जगह अपना रजिस्ट्रेशन पे जो एड्रेस मेंशन करता है वहाँ पे है, बट एक बिजनेस वो दूसरे एड्रेस पे भी कर रहा है सेम GST नंबर पे। वो तो गोडाउन, हाँ वो तो गोडाउन हो गया ना एक तरह से, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया ना। गोडाउन अलग है। एक ही स्टेट में सर कितने एड्रेस पे वो कर सकता है? नहीं, हाँ। एक ही स्टेट में एक ही GST नंबर में एक ही स्टेट पे आप जो बिजनेस है वो एक ही GST नंबर पे कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप ऐड कर लो ना आइटम्स। आइटम तो ऐड कर देंगे, मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ, कितने जगह पे एड्रेस कर सकता है? हाँ, वो एड्रेस तो कितने बजे ऐड कर लीजिए एक ही स्टेट में अगर सर, हेलो, हाँ जी, एक ही स्टेट में अगर 4 जगह उसके ऑफिस है तो फिर उसको कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में उसको ऐड करते चले जाना है, जो आपके चारों प्लेस होंगे।
ओके यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस तो आपका जो रहेगा वो तो रहेगा ही। यहाँ पे अगर आपने जी। 4 प्लेसेस और ऐड करने हैं तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर आप उनको ऐड करना स्टार्ट कर दें। और जैसे- उसका भी सब कुछ एड्रेस प्रूफ वगैरह सब कुछ वैसे ही देना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए सारा एड्रेस प्रूफ वगैरह सब कुछ वैसे ही देना पड़ेगा। ओके तो वेरिफिकेशन आपकी तभी होगी ना कि हाँ ये आपकी का ऑफिस है या नहीं है, किसी और का तो नहीं है, ठीक है ना। वो वेरीफाई करने के लिए जरूर आएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो वेरिफिकेशन के लिए जरूर आएंगे वो, ठीक है ना। वेरिफिकेशन करने के लिए इसलिए जरूर आएंगे कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉड हो रहा है या कुछ भी है। बिल्कुल, क्योंकि चारों ऑफिस तो इकट्ठे नहीं खुलेंगे, एक के बाद एक साल बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, उस हिसाब से ही होगा। हाँ, वैसे ही होगा वो। और सेम स्टेट में है तो एक ही जीएसटी नंबर चल जाएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में आप वो ऑफिस खोल रहे हैं तब वहां पे ये जीएसटी नंबर नहीं चलेगा, तब आपको जीएसटी नंबर जो है दूसरा लेना होगा। उसी स्टेट का लेना पड़ेगा। हाँ, फिर आपको उसी स्टेट का लेना होगा। सर मुझे वो डॉक्यूमेंट्स एक बार बता देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट सपोर्टेड चाहिए होते हैं? देखिए, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में आपको मैंने बताया था कि पैन कार्ड हो गया। सर इंडिविजुअल के नाम से है फॉर्म। हाँ, पैन कार्ड हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना। बिजनेस पेन तो है ही नहीं, डायरेक्टर पेन ये भी नहीं आपका नहीं नहीं सर। बिजनेस एड्रेस वाला जो प्रूफ आपका लग जाएगा। बिजनेस एड्रेस प्रूफ कहने का मतलब जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है सर। अगर आपके नाम पे है प्रॉपर्टी तो आपको प्रॉपर्टी वाला जो कागज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सर मुझे एक्चुअली मैं फॉर्म का नाम चेंज करने के लिए पूछ रहा था। फर्म का नाम चेंज करने के लिए सर हाँ, तो उसमें ना भी उसमें मैं भी ये एक डॉक्यूमेंट देने होंगे। एक बार मैं बता दूं सर, फॉर्म का नाम तो एक्चुअली दिव्य दृष्टि लेबल है। वो जिसने अप्लाई किया था उसने कर दिया दिव्य दृष्टि लैबलेस, मतलब लेबल को थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है उसने। और उस फॉर्म को रनिंग करते हुए लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं, तो वो अब थोड़ा ध्यान में, नॉलेज में आया है। अभी बस इस मंथ मेरे पास वो पार्टी आई है तो मैंने उससे बताया कि ऐसे ऐसे मिस्टेक हो रखी है, तो अब वो कह रहे हैं कि आप इसे चेंज कर दीजिए। तो मैंने उनसे बोला कि आप बैंक अकाउंट में पहले चेंज करा लीजिए, तो उन्होंने बोला कि बैंक अकाउंट में तो जीएसटी की आरसी मांगते हैं सबसे पहले। हाँ, जीएसटी का सर्टिफिकेट। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो वो कह रहे हैं कि पहले आप जीएसटी में चेंज कराइए, फिर देन उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा बैंक में भी। तो सर उसके लिए मुझे थोड़ा सा आप मुझे कुछ बता देंगे सर? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जो प्रमोटर की डिटेल भर रहे थे कि बिजनेस की डिटेल हम यहाँ जब भर रहे थे, जी सर। उसकी डिटेल में यहाँ पे ट्रेड नेम आ रहा है, देखिए। हाँ सर, कोर में आएगा वो, ठीक है ना। अगर आपको एडिट करना है सपोज, सर वो कोर में आएगा, कोर में, ये नॉन प्रोफाइल है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको एडिट करना है अगर, तो आप कोर फील्ड में जाइए। ओके, रजिस्ट्रेशन पहले से ही हमने आपने पहले ऐड कर चुके थे इस वजह से। वीएमएस कोर में जब जाएंगे बिजनेस डिटेल में फर्स्ट में चले जाएंगे। जी सर। सर ये नॉन कोर ओपन कर दिया आपने आगे। नीचे वाला सर, ये सर जी। अपने बिजनेस डिटेल पे क्लिक कर जी लेना है। जी सर। ठीक है, ये ट्रेड नेम है, इस पे आप एडिट करेंगे। जी यहाँ पे एडिट करने के बाद यहाँ पे ट्रेड नेम आप चेंज कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है ना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है ट्रेड जी नेम का, जी वो अपने यहाँ पे अटैच कर देना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली ये इंडिविजुअल वाली फॉर्म है, तो आपका तो नाम यहाँ पे जो आएगा आपका, वो आपका जो आएगा वो सिर्फ सर इसमें आएगा, सपोर्टेड आएगा। वो तो इंडिविजुअल का होगा सर। हाँ, वो पैन कार्ड, क्योंकि लीगल नेम तो पैन कार्ड का यही है ना। जी सर। ठीक है ना, तो वो तो यहाँ पे यही आ जाएगा, पैन कार्ड ही। ठीक है, बाकी रीजन में हम मेंशन कर सकते हैं अगर। रीजन में फिर आप मेंशन कर दीजिएगा। कोई डेट ऑफ अमेंडमेंट का अगर आप कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डेट ऑफ अमेंडमेंट भी जो है वो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, फिर इसको सेव करके फिर आगे चल दीजिएगा। ठीक है, वो तो वेरीफाई कर देंगे सर। हाँ, उसके बाद प्रमोटर्स वाली टैब में आएंगे। प्रमोटर्स वाली टैब में लास्ट में यहाँ पे जो है आपका ये फोटो लगती है, तो फोटो तो आपकी पहले से वही लगी होगी, जी तो सर। आपकी वही चल जाएगी। जी सर। ठीक है ना। इसके बाद
प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका जो है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी आपका वही है ना, सेम ही रहेगा सर। सेम ही रहेगा ना, तो कोई जी। प्रॉब्लम उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं 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 सर। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप जब आप उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जो भी आपके बोर्ड्स लगे होंगे या फिर जो भी कोई जी होर्डिंग जी लगी होगी, मेंशन, हाँ वो सर। होर्डिंग जो है वो आपकी चेंज हो जानी चाहिए, ओके ठीक है ना, न्यू वाली हो जानी चाहिए। अभी ओके आप उसको जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब वो वेरीफाई करने आएंगे तो वो उसको देखने जरूर आएंगे यहाँ। ओके। ठीक तो है ना? मैं सर, मैं उन्हें मतलब गाइड कर दूं कि आप अपना एक नया बोर्ड बनवा लीजिए करेक्ट नेम से, और बस सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स तो हमें कुछ नहीं चाहिए ना, कहने का मतलब ये है सर। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए ना, वो आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे, अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर तो कोई प्रॉपर्टी पे एड्रेस है सर अगर ये सर सेम है, सारी चीज एज इट इज सेम है, नहीं, कहीं जो होते हैं वो रेंट एग्रीमेंट पे काम करते हैं ना, कईयों ने रेंट पे ले रखा होता है जैसे। नहीं सर वो ऑन प्रॉपर्टी है। हाँ, तो ऑन प्रॉपर्टी में और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी जी। बिल फर्म के नाम पे आ रहा है, प्रॉपर्टी नहीं नहीं सर इंडिविजुअल पार्ट उसके नाम से, प्रोप्राइटर के नाम, पे ना। प्रोप्राइटर के नाम से। हाँ, फिर भी आप उसमें ना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर कोई भी एक एडिशनल सपोर्टिंग जी। में जैसे कहते हैं, जैसे क्लैरिफिकेशन लेटर जिसे कहते हैं, ठीक वो है। आप ऐड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है सर। जैसे जैसे कहते हैं एनओसी बनवाना कोई भी, या जैसे आप कहीं से जैसे रजिस्टर्ड करवा के ला रहे हैं कोई चीज, तो वो जी। डॉक्यूमेंट इसमें फिर भी आप अटैच कर दीजिएगा, जिससे उन्हें क्लैरिफाई हो जाए वो। 50 रुपीज वाले या लेटर हेड पे उसके निकलवा के वो करेक्शन का वो डाल के सर वो सबमिट कर देंगे, बेटर रहेगा। हाँ, उसमें अपनी फर्म की स्टैंप लगा के जो भी है और नोटराइज करवा के वो यहाँ पे ठीक। जरूर ऐड कर दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ लगाएंगे वो नोटराइज होना जरूरी है। ठीक है सर। मैं आपको मतलब ये बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ लगाएंगे वो नोटराइज होना जरूरी है, ठीक है, बिना नोटराइज के वो नहीं चलेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है सर। ठीक है। हेलो सर, हाँ जी, एक ही नाम पे 2-3 प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं? हाँ, एक ही नाम पे 2-3 प्रॉपर्टीशिप बना सकते हैं, लेकिन दोनों तीनों में बिजनेस सेम नहीं होगा, बिजनेस अलग अलग होंगे। ओके, क्योंकि जीएसटी नंबर तो एक ही रहेगा उनका। हाँ, बिजनेस अलग अलग होंगे उसके अंदर, और जीएसटी नंबर भी आपका उसी अकॉर्डिंग आएगा ना, फिर बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जीएसटी नंबर में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं, देखिए 06 जो है, इसका मतलब ये है कि ये आप किस स्टेट में काम कर रहे हैं, यस सर। ठीक है ना। ये 06 है या 04 है, 03 है, तो वो नंबर जो है वो आपको उस स्टेट के बारे में बता देते हैं कि किस स्टेट में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है फिर आता है पैन नंबर आपका पूरा, यस सर। आपका यहाँ तक जो है वो पूरा पैन नंबर हो जाता है वो, ठीक है ना। जो अगर आपका कंपनी का पैन नंबर है तो कंपनी का पैन नंबर हो जाएगा, अगर आपका इंडिविजुअल वाला पैन नंबर है तो इंडिविजुअल वाला हो जाएगा, ठीक है। ये जो लास्ट वाले ये जो डिजिट्स होते हैं, ये लोग जीएसटी वाले अलॉट करते हैं, ठीक है ना। ये वाले जीएसटी वाले अलॉट करते हैं। अगर आपने कोई चेंजेस करा है बिजनेस के अंदर, तो आपका यहाँ पे 0 की जगह में भी 1 हो जाएगा, या 0 की जगह 3 हो जाएगा, तो वो जो लास्ट वाली जो डिजिट है वो आपका जीएसटी नंबर वाले, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले जो है वो ही अलॉट करते हैं। वो आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग ही अलॉट होते हैं, कि अपने बिजनेस जो चीज कर रहे हैं वो डिफरेंट है या नहीं है, सेम तो नहीं है कहीं। ओके ओके ओके, ठीक है सर बट मैंने जो एक और सर की रिकॉर्डेड क्लास देखी थी, वो तो अलग ही डिफाइन कर रहे थे जीएसटी नंबर पे। मतलब समझा नहीं मैं, क्या डिफाइन कर रहे थे सर ये डिफाइन ये कर रहे थे, ये जो के बाद स्टेट कोड, देन उसके बाद आपका क्या नाम है प्रोप्राइटर का या कंपनी का या फर्म का पैन कार्ड नंबर, फिर देन उसके बाद ये नंबर ऑफ डिफाइन करता है कि आपने कितने जीएसटी नंबर ले रखे हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये सारा काम हमारा तो है नहीं है। देखिए ये सारा काम किसका है, जीएसटी डिपार्टमेंट वालों का है ना। जी सर, जी सर। तो वो अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करके बताएंगे ना कि आपने 2 लिए या 3 लिए 4 लिए, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करके देंगे। जी सर, जी सर। तो ये जो पार्ट है ये जीएसटी डिपार्टमेंट वालों का पार्ट है, ये हमारा पार्ट नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग ही इसको जो भी है चेक करके, या जो भी उनके पास अपडेट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो करेंगे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और जीएसटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो आप जीएसटी नंबर ही ले लीजिए ना भाई, वही बहुत है, क्योंकि जीएसटी नंबर लेने के बाद ही आगे काम शुरू होगा। अगर आप इतने नंबर्स को यही देखने लग जाओगे ना, तो आगे तो नंबर्स बहुत हाई, मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने वाले, इसलिए कह रहा हूँ ना, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूँ। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर।
ओके, जब जीएसटी नंबर आपके पास आ जाएगा, जीएसटी नंबर आने के बाद आपके पास एक मेल आएगी। उस मेल में आपका जो है पहले जो होगा वो टेम्पररी लॉगिन आपको दिया जाएगा। उसमें आपके पास एक मेल आएगी, उसमें लिखा जाएगा कि हाँ ये आपका जीएसटी नंबर अप्रूव हो गया, जीएसटी नंबर आपका आ चुका है। तो वहां पे आपका टेम्पररी लॉगिन, फर्स्ट टाइम लॉगिन जिसे बोलते हैं, वो आपके पास आएगा। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए आपने डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है। जैसे हम डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ नहीं करना है। आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन वाली स्क्रीन पे जाना है और यहाँ पे उसको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोविजनल आईडी उन्होंने दी है, वो प्रोविजनल आईडी जो है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो उन्होंने वहां पे दे रखा है मेल के अंदर, ठीक है ना। लॉगिन, प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तब वो आपको बोलेगा यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए, जो कि यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है वो हम बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहीं भी साइन अप करते हैं, कहीं भी साइन इन करते हैं, तो वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है वो हमने ही बनाए होते हैं। तब वो उस केस में जीएसटी वाले डिपार्टमेंट वाले जो है, इस केस में तब आपको यूजर नेम और पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए देंगे। तो आपको जो भी यूजर नेम ठीक लगता है वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और पासवर्ड जो भी आपको ठीक लगता है वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर आप लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन स्क्रीन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपने एक बार फिर से बताइए तो सर, कैसे कैसे पता था? मैं कह रहा हूँ कि जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तब आपके पास एक मेल आएगी जी, ठीक है ना। मेल आने के बाद आपने उस मेल पे आपको जो है वो प्रोविजनल आईडी जो है जीएसटी की वो मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा जी, ठीक है। प्रोविजनल आईडी पासवर्ड जो वो मिलेगी वो आपने डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन नहीं करनी है, ओके, ठीक है ना। आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन वाली स्क्रीन पे जाना है, यहाँ पे उसको लॉगिन करना है, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोविजनल आईडी डाल देंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल देंगे, फिर आप लॉगिन कर देंगे। तो लॉगिन करने के बाद वो बोलेगा फिर आपको कि अब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना लीजिए। जो भी यूजर नेम आप रखना चाहते हैं वो बना लीजिए, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो बना लीजिए, ठीक है ना। तो यूजर नेम पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, देखिए सबके अलग अलग यूजर नेम होते हैं। कईयों ने अपने हिसाब से बनाए होते हैं, कईयों ने कुछ और बना रखे होते हैं, कईयों ने कॉम्प्लिकेट बना रखे होते हैं, कईयों ने ईजी बना रखे होते हैं। तो वो आप यूजर नेम जो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और पासवर्ड जो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल। उसके बाद हमेशा उसी यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। यूजर नेम आपका कभी चेंज नहीं हो पाएगा उसके बाद, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब लॉगिन करने के बाद आपने जो चीजें ध्यान में रखनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपका जीएसटी नंबर आ गया है, सब कुछ ठीक है, आपने लॉगिन भी कर दिया है। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपने जो चीजें चेक करनी है सबसे पहले, मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका जो ट्रेड नेम है, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका ट्रेड नेम वही दिखाएगा जो आपका पैन नंबर में है, ठीक है ना। आपका ट्रेड नेम में अगर बिजनेस नेम जो है वो अलग है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है तो वो अलग दिखाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जीएसटी नंबर दिखाएगा, तो जीएसटी नंबर जो है वो आपको चेक कर लेना है कि हाँ ये आपकी स्टेट का मिला है ना, कहीं और किसी स्टेट का तो नहीं मिल गया, या इसमें पैन नंबर जो है वो आपका सही आ रहा है ना, या कोई पैन नंबर में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो आपने ये चेक कर लेना है फर्स्ट स्क्रीन पे, ठीक है ना। फर्स्ट स्क्रीन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे रिटर्न्स के लास्ट स्टेटस आ जाएंगे, कितनी अपना नहीं फाइल कर रखी है, ठीक है। उसके बाद सर ये हमारे पता लगेगा? हाँ जी, ये हमारा स्टेट है वो कैसे पता लगेगा? जो आपकी स्टेट है वो आपको स्टेट का नाम यहाँ पे सर्च करना है ना गूगल पे पहले। ओके ओके, ठीक है सर। सपोज अगर आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब का जीएसटी कोड क्या होगा? 03। तो यानी कि जितने भी पंजाब के नंबर होंगे, पंजाब की जीएसटी नंबर होंगे वो 03 से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो वो आपने जरूर चेक कर लेना उसको, ठीक है। चेक करने के बाद आपका रिटर्न का स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। वो सारी जो आपने, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी हुआ है तो रजिस्ट्रेशन में आपने कोई भी रिटर्न तो नहीं भरी होगी, तो यहाँ पे टू बी फाइल्ड ऐसे करके लिखा आ रहा होगा, या नॉट फाइल्ड ऐसे करके लिखा आ रहा होगा, ठीक है। फिर आपके पास रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप इसको क्वार्टरली भरना चाहते हैं या मंथली भरना चाहते हैं। आप जो जीएसटी की रिटर्न क्वार्टरली भरना चाहते हैं या मंथली भरना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है। अगर आप मंथली भरना चाहते हैं तो आप मंथली चूज कर सकते हैं, अगर आप क्वार्टरली भरना चाहते हैं तो क्वार्टरली चूज कर सकते हैं। तो इस केस में इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपके देखिए ज्यादा इनवॉइसेस हैं तो ज्यादा इनवॉइसेस के लिए तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप मंथली भर लीजिए, क्योंकि क्वार्टरली में कभी कभी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और क्वार्टरली में अगर आपका कोई भी इनवॉइस रहेगा,
कोई भी अगर अमाउंट आपका इनवॉइस अमाउंट का ये नहीं है इसमें कोई कि 5 लाख मतलब 20 लाख या 1 करोड़ से ऊपर। नहीं, अमाउंट का वैसे कोई खास वो नहीं है, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेंस यही दी जाती है कि आप मंथली भरे उसके अंदर, क्योंकि फिर आपको ऑप्शनल वाली जो चीजें हैं वो भी उसके अंदर आपको दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी ना। तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप मंथली भरेंगे तो मंथली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंथली में आप रील भी भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी महीने आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, उसी महीने आपका टैक्स जमा भी हो जाएगा, जो आपको टैक्स का क्रेडिट मिलना है वो भी आपको उसी महीने मिल जाएगा। तो उसमें आपको रिकंसिलेशन करने में आसानी हो जाएगी, आपको मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी बुक्स प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और अगर आप क्वार्टरली भरते हैं तो क्वार्टरली में क्या होगा कि 3 महीने बाद आपको डाटा फाइल करना होगा, 3 महीने बाद ही आप टैक्स भरोगे, ठीक है ना। और जो अगर आपने गलती कर दी, कुछ भी अगर उसमें अंदर हो गया, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो अमेंडमेंट होगी, या आपने उसको मिस्टेक को अगर ठीक करनी है तो वो फिर नेक्स्ट क्वार्टर में ही जाके ठीक कर पाओगे, आप मंथली में नहीं पे कर पाओगे। सर ज्यादा मतलब सर सामने हेलो करना है समझ में नहीं आ रहा। हेलो हाँ जी, सर मंथली वाले में अगर सामने वाले ने टैक्स नहीं भरा है तो फिर वो हाँ, तो क्वार्टरली उसके वाले इसमें- में दिख जाएगा ना। हाँ वो क्वार्टरली वाले में दिख जाएगा, वो आपको क्वार्टरली वाले में दिख जाएगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर, सर ज्यादा मैं बोल मतलब रहा था कितने मिनिमम हम मंथली सिलेक्ट करते एक-एक हैं और करके सामने पूछिए वाला सर, एक-एक जीएसटी करके नहीं पूछिए। जमा करता है हाँ जी, तो वो मंथली में दिखेगा नहीं, फिर सर फिर कैसे होगा? नहीं तो आप अगर आपको श्योर है कि उसने इनवॉइस जो है रेज करा है और आपके नाम पे रेज किया हुआ है तो आप उसका क्रेडिट मंथली ले सकते हो। 3 महीने बाद आपको अगर आपको श्योर है कि वो भरेगा ही भरेगा रिटर्न तो आप ले सकते हैं मंथली, ओके सर, ठीक है। ठीक है ना। मंथ क्वार्टरली के बाद तो आपका सारा मैच ही हो जाएगा ना उसके साथ से। जी जी जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर आपने बोला कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप बताया था कि क्या होता है। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या कुछ कैसे करते हैं? उसको अमेंडमेंट करने के लिए आपको जो है सर्विसेज में जाना होगा, रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड आ रहा है और नॉन कोर फील्ड आ रहा है, ठीक है ना। कोर फील्ड के अंदर जो है आपके जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे ट्रेड नेम हो गया, प्रॉपर्टर का नाम हो गया, मोबाइल नंबर अगर चेंज करना है तो वो सारी जो है कोर फील्ड में हो जाती है। और अदर देन उसके अलावा कोई अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, कोई अपने HSN कोड ऐड करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है तो वो नॉन कोर फील्ड के अंदर हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब यहाँ वो पे सर जाके- उसके बाद भी हम रजिस्ट्रेशन के करने के बाद भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है ना? वो उसमें वेरीफाई कोई नहीं द्वारा है, उसमें कोई इशू नहीं है, आपने उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सही प्रोवाइड कर दीजिए। अच्छा सर, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा? हाँ मैं वही बता रहा था आगे। अब आपने क्या चेक करना है, फर्स्ट स्क्रीन पे आपने अगर जीएसटी नंबर चेक कर लिया, ट्रेड नेम चेक कर लिया, पोर्टल का अपना रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस जो है वो चेक कर लिया, जो आपने सेलेक्ट कर। अब फर्स्ट स्क्रीन पे आपने जो चीजें चेक करनी है, जीएसटी नंबर हो गया, मंथली आपने भरनी है मंथली सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्वार्टरली भरनी है क्वार्टरली सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू टू डैशबोर्ड में जाना है। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड में अगर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी 0 दिखाई देंगी, ठीक है ना। डैशबोर्ड का मतलब यही है कि आपके पास कोई भी क्रेडिट नहीं है, आपने कोई भी जीएसटी जमा अभी तक नहीं करवाया, या आपको कहीं से कहीं मिला नहीं है, या कोई भी आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो ये सारी जो है इसके अंदर 0 नजर आएंगी आपको। अगर इसमें कोई बैलेंस दिखाई दे रहा है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, वैसे वो नहीं दिखाता है कोई। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन है यहाँ पे नोटिस और सेव्ड फॉर्म जो है वो दिखाई देंगे। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, कोई वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए दिखाऊं, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे वो कह रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की फोटो भेजिए, जियो टैग की फोटो भेजिए, पैन कार्ड की भेजिए, ITR की 3 साल लास्ट जो है वो ITR भी भेजिए, तो वो आपको क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फुलफिल हो पाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जब आप इसको क्लैरिफिकेशन दे देंगे उसके बाद सब कुछ अगर अप्रूव हो गया, फिर आपने इस यहाँ पे जाना है, इस वाली स्क्रीन यहाँ पे, इस पे लॉगिन, इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माई प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे, माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपने भरी थी रजिस्ट्रेशन में, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको नजर आएंगी। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे प्रोफाइल के अंदर जीएसटी नंबर आपके पास आ जाएगा, लीगल नेम आ जाएगा, ट्रेड नेम आ जाएगा, आपका जो ज्यूरिडिक्शन बनता है, यानी कि आपके अगर फिर कोई भी केस आता है, कुछ भी होता है, तो वहां आपको कहाँ जाना है या फिर कहाँ पे फैसला होगा, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा।
आपकी रेंज अगर कहाँ पे, आपको कहाँ पे नॉर्मली विजिट करना है, अगर कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, कुछ भी है, तो वो यहाँ पे आपके पास उसके अंदर अलॉट हो जाएगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सेम डेट में ही हो गया तो और बेटर है, लेकिन अगर कभी कभी 15 दिन या 20 दिन लग जाते हैं प्रोसेसिंग होने में, तो वो डेट जो है उसी अकॉर्डिंग आगे एक्सटेंड हो जाती है। तो वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका आपने चेक कर लेना है। देखिए याद रखिएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले आपने कोई भी जीएसटी का बिल लिया है जीएसटी नंबर के ऊपर, तो वो वैलिड नहीं होगा। कोई भी सेल आपने काटी है तो वो वैलिड नहीं होगी। आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की डेट जो है उसके बाद ही आप जीएसटी से रिलेटेड जो है जो इनवॉइसेस हैं वो रेज कर सकते हैं, और जो इनवॉइसेस जो परचेजेस हैं वो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है प्रोप्राइटरशिप। आपके पास बिजनेस का आ जाएगा स्टेटस, क्या आप प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या फिर लिमिटेड है, रेगुलर है, टैक्स पे टाइप रेगुलर है। रेगुलर का मतलब ये है कि आप रेगुलर वाले हैं, कंपोजिशन स्कीम वाले नहीं है। रेगुलर वाले में क्या होता है कि अगर किसी आइटम के ऊपर 18% टैक्स लगता है तो आपने उस पर पूरा 18% ही देना है। लेकिन एक होता है कंपोजिशंस वाले। कंपोजिशंस वाले में क्या होता है कि उसमें अगर आपकी कोई भी आइटम है, वो आइटम पे आपको 18% नहीं देना, आपने फ्लैट 1% जो है वो जमा करा देना है सरकार को। ठीक है ना, उसमें आपको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी से कोई परचेज कर रहे हैं तो अगर वो कुछ चार्ज कर रहे हैं तो आपको उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जीएसटी नंबर एक्टिव, यहाँ पे स्टेटस आपको पता लग जाएगा। अगर कंप्लायंस रेटिंग है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे दोनों नॉट एप्लीकेबल दिखाई देगी। इसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस आप चेक कर लीजिएगा, जितने प्लेस ऑफ बिजनेस आपने दिखा रखे होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फिर जियो कोडेड प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपने दिखा रखा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फिर एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी आपका एड्रेसेस आ रहे हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, ठीक है, जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन है, तो वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपका अदर बिजनेस भी इसी के अंदर है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे जीएसटी सर्टिफिकेट में। सबसे पहले आपने जो डाउनलोड करना है वो अपने अपना जीएसटी सर्टिफिकेट जो है वो इस पे यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, वो डाउनलोड होने के बाद आप उसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं, या फिर कहीं भी जो मेन आपकी जीएसटी की फाइल है उसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट का स्टेटस है। बैंक अकाउंट जो है आपने नया ऐड करा होगा, करंट अकाउंट जो भी खुलवाया होगा तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। 45 डेज के अंदर आपको अकाउंट खुलवाना ही होगा, एक्टिवेट भी करवाना होगा और फिर उसको ऐड भी करना होगा। अदरवाइज आपका जो जीएसटी का जो नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट। यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो है वो हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट। हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई अमेंडमेंट करी हुई है तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स जो है वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आपने कोई नहीं करी हुई है तो यहाँ पे वो 0 दिखाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद है चेंज पासवर्ड। अगर आपने जीएसटी का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मैनेज एपीआई एक्सेस। देखिए एपीआई एक्सेस ये जो है थोड़ी एडवांस चीज होती है। एडवांस मतलब जिसे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी जीएसटी का बिल बना रहे हैं तो जीएसटी का बिल बनाने के बाद आपने अगर एपीआई से कनेक्ट किया हुआ है अपने जीएसटी के पोर्टल को, तो आपका जो भी स्टेटस है जीएसटी नंबर का या किसी के अगेंस्ट आप बिल बना रहे हैं तो उसका स्टेटस आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो भी होने लग जाएगा। उसने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी है वो सारी चीजें शो होने लग जाएंगी। और जब आप बिल फाइनल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जीएसटी की रिटर्न में भी ऐड हो जाएगा। तो ये एपीआई जो है ये थोड़ा सा जो लार्ज यूजर्स होते हैं जिनके इनवॉइसेस ज्यादा बनते हैं एक दिन के अंदर, ये वो लोग यूज करते हैं। वो लोग अपने सॉफ्टवेयर में अपने बिल्स बनाते हैं और डायरेक्टली वो जो है आपके जैसे ई इनवॉइसेस होते हैं वो डायरेक्टली आपके जो है उसके अंदर जीएसटी के अंदर वो ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा एडवांस यूजर है। एडवांस यूजर्स के लिए ये होता है एपीआई एक्सेस। फिर है रजिस्टर और अपडेट डीएस, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, जो आपने एपीआई बताया इस पे अगर किसी का जीएसटी नंबर बंद है मतलब ब्लॉक हो गया तो उस पे हम बिल नहीं बना सकते हैं। हाँ उस पे नहीं बना पाएंगे। हाँ तो इस पे हमको इधर दे देगा उस पे। हाँ उस पे वो एरर दे देगा, उस पे वो एरर दे देगा। वो पहले ही बता देगा कि ये एक्टिव नहीं है जीएसटी नंबर, तो आपको बनाने का फायदा नहीं है। जैसे अभी क्या होता है कि अभी हम बिल बना देते हैं बट जब अपलोड करने जाते हैं तब वो एरर देता है। हाँ वो एक्टिव नहीं होता है, वहाँ पे स्टेटस उसका एक्टिव नहीं हुआ होता या इनएक्टिव दिखा रहा होता है या उसने रिटर्न्स नहीं भरी होती है, कुछ भी मतलब स्टेटस की वजह से वो इनएक्टिव दिखा रहा होता है। तो इसको लिंक करने पे हमको जब हम बिल बनाएंगे तभी बता देगा। हाँ वो तभी बता देगा। उस केस में क्या करना चाहिए फिर? उस केस में देखिए आपको सबसे पहले उसको ऑनर को कॉल करनी पड़ेगी ना।
कि सर आपका तो जीएसटी नंबर चल ही ना, जो आपने जीएसटी नंबर दिया उसमें मैं क्या बिल बना के मैं क्या करूँ, बिल आपको मिलना तो है ही नहीं है। हाँ सर, पर वो बाद में बोल देता है कि मेरा जीएसटी नंबर एक्टिव है, तो उस केस में समझो अपना रिटर्न भरना रहा तो अपन अनरजिस्टर करके भर सकते हैं। हाँ, फिर आप नेक्स्ट महीने में बना दीजिएगा। अगर विद इन द मंथ ही हो जाता है एक्टिव तो आप किसी भी डे बना दीजिएगा, ये चीज रहेगी। और अगर किसी का 2-3 महीने तक नहीं एक्टिव होता है तो हम अनरजिस्टर्ड उसके एक नया लेजर क्रिएट करके उस पर बिलिंग करके और उसको हम अनरजिस्टर्ड में दिखा सकते हैं ना। हाँ, अनरजिस्टर्ड में दिखा दीजिएगा उसको, और आपको लगता है कि वो एक्टिव नहीं है तो वो आप मतलब आपके इंटरनल है, वो आप उसको अनरजिस्टर्ड में दिखाना चाहते हैं तो आप अनरजिस्टर्ड में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है रजिस्टर अपडेट डीएससी। देखिए, रजिस्टर अपडेट डीएससी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है कि एक्चुअली में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, वो लोगों को ऑफिशियली होता है कि जब भी वो रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो वो डिजिटल सिग्नेचर यूज करके फाइनल करेंगे वो, ठीक है ना। जो नॉर्मल होते हैं उनके पास तो ओटीपी आ जाएगा तो उनकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर तब आपको अपने बनवाने पड़ेंगे अपनी फर्म के नाम पे, डीएससी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो डीएससी जब आप बनवा लेंगे तो डीएससी रजिस्टर्ड करने आपको यहाँ पे जरूरी है, तभी आपका डीएससी जो है जीएसटी पोर्टल पे वर्क करेगा और तभी आप रिटर्न भी फाइल कर पाएंगे। लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ये जरूरी है डीएससी वाली ऑप्शन, जो इंडिविजुअल्स है उनके लिए जरूरी नहीं है, उसमें ओटीपी भी चल जाता है, ठीक है ना। उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप ये यूटिलिटी जो है ये इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप ये यूटिलिटी जो आपको दिखाई गई है, ये यूटिलिटी अपने अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप कोई भी मैक यूज करें तो मैक के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिएगा, विंडोज है तो विंडोज के अकॉर्डिंग, ये आप इसको डाउनलोड करके पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आपने डीएससी जो है, डीएससी अपना जो है वो अपने कंप्यूटर में अटैच कर देना है, उससे रिलेटेड जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। तब आप अपना जो भी है अपना सॉफ्टवेयर जो है अपना डीएससी वाला जो है वो आपके अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने लैपटॉप के अंदर। उसके बाद आपको डीएससी जो है वो डीएससी आपने इसके अंदर अपने जो है रजिस्टर्ड करने हैं। वो आपने कैसे रजिस्टर्ड करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। माई प्रोफाइल में जब जाएंगे पहले आपने जो यूटिलिटी है उसको बना लेना है। यूटिलिटी को इंस्टॉल करने के बाद आपने डीएससी वाली जो आपके जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑन कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना पैन कार्ड या भी जो भी आपका कंपनी का नाम है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। जब आप प्रोसीड करेंगे तो ये विंडो ऐसे घूमने लग जाएगी। विंडो घूमने के बाद आपका डीएससी ओपन हो जाएगा। डीएससी में जो भी आपका सिग्नेचर है आप उसको सिलेक्ट करके उसमें पासवर्ड डाल के इसको रजिस्टर कर दीजिएगा, तो आपका जो डीएससी जो है वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ईमेल साइनर अगर ढंग से नहीं चल रहा होगा तो आपको एक बार रीस्टार्ट सिस्टम करके उसके अंदर फिर से ट्राई कर लीजिएगा, तो वो उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि एसटीके, ये थोड़ा सा बाद में बताऊंगा मैं। आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस तो आपके पास आ ही जाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोर बिजनेस एक्टिविटीज आपके पास है ही है, आप किसमें डील करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, सर्विस, यहाँ पे आप बता दीजिएगा, ठीक है। और बस बाकी जो है ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। तो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तब आपने ये सारी चीजों को जरूर चेक कर लेना है। और अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में कहीं भी जीएसटी हेल्पलाइन में रिपोर्ट करके उसको सॉल्व करवा लेना है। सर एपीआई का ऑप्शन फिर से बता दीजिए। देखिए, एपीआई जो होता है, एपीआई के लिए आपको एक्सेस करनी पड़ेगी। आपको एपीआई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट में, या फिर अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है उसमें एपीआई की एक्सेस है तो डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देगा, तो वो उसके अंदर वो कुछ यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, ओटीपी मांगेगा, तो आपका जो जीएसटी का पोर्टल है वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे जो लोग जोहो बुक्स यूज करते हैं, अगर कोई भी यूज करता है तो जोहो बुक्स जो है आपने देखा होगा वो क्लाउड वर्जन है। क्लाउड वर्जन में क्या होता है कि आप क्लाउड वर्जन में जब आप काम कर रहे हो तो वो इंटरनेट से रिलेटेड काम करता है, वो इंटरनेट से ही उसके अंदर डाटा सेव होने लग जाता है। तो उनके पास वो ऑप्शन होती है एपीआई वाली कि आप जीएसटी के पोर्टल को साथ ही उसके अंदर लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्होंने अपने विंडोज में डाल रखे होते हैं, जिनमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, तो उनमें थोड़ी दिक्कत आती है, उनमें फिर एक्सेस देना पड़ता है। जैसे कि अभी हम टैली यूज करते हैं, हाँ, तो टैली आपका क्लाउड वाला अगर है तो उसमें ज्यादा इजीली हो जाएगा। क्लाउड तो नहीं है सर। हाँ, तो फिर अगर क्लाउड नहीं है तो फिर आपको एडवांस वाला टैली लेना पड़ेगा, और इंटरनेट आपके कनेक्शन जो है वो आपके हमेशा एक्टिव रहने चाहिए। तब आप एपीआई का एक्सेस उसके अंदर जब आप करोगे तो वो फिर आपका उसके अंदर हो जाएगा। पासवर्ड पूछेगा, लॉगिन आईडी पूछेगा, ओटीपी भी पूछ सकता है, तब आप दे देंगे तो आपका उसके अंदर हो जाएगा। इंटरनेट तो हमेशा रहता है।
तो सर्वर से कनेक्ट रहते हैं लोग। हाँ, तो वो आपको एक बार टैली जो सपोर्ट लाइन है उससे भी एक बार आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर कहीं आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। जी ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो GSTR1 हम लोग स्टार्ट करेंगे कि GSTR1 भरने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। सर, हाँ जी, एक दिन सर इसका बता दीजिएगा, कंपोजिशंस के लिए कितने का लिमिट देखना रहता है रजिस्टर्ड पर्सन को, और रेगुलर्स के लिए क्या लेना रहता है, लिमिट देखनी पड़ती है? नहीं देखिए, रेगुलर के लिए तो बेसिकली क्या है कि आप टैक्स भरना चाहते हैं मतलब या नहीं, या फिर आपको कोई इनपुट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक आपने एक नॉर्मली सा बस एक रजिस्ट्रेशन लेके अपने टैक्स सिंपल रेट में भरना है, तो आपको अगर वो चीज चाहिए तो उसमें कंपोजिशन स्कीम में फिर वो बेटर रहता है। वो आपको सिर्फ 1% टैक्स भरना होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको फिर इनपुट भी नहीं मिलेगा उसके अंदर। नहीं सर, मेरा लेकिन क्वेश्चन कंपोजिशन मैं वही कह रहा हूँ, कंपोजिशन के लिए जो भी आपकी लिमिट है वो मैं आपको बता देता हूँ जो है। अगर आप देखिए एग्जैक्ट तो मुझे भी अभी अपडेटेड वाली नहीं पता, क्योंकि कहीं पे 1.5 करोड़ बताता है, कहीं पे 75 लाख पे आ जाता है, तो हर स्टेट वाइज अलग अलग है। मैं वही कह रहा हूँ वो अपडेटेड तो भी मुझे भी नहीं पता। अगर आप हेल्पलाइन देखिए 1.5 करोड़ तो आ ही रहा है, क्योंकि 2 करोड़ के बाद तो वैसे ही GST ऑडिट अप्लीकेबल हो ही जाता है। देखिए जी जी, ठीक है ना, तो 1.5 करोड़ तो अगर आपकी टर्नओवर है तो आप ले सकते हैं कंपोजिशन वाले में। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे GST वाले, बस आप नॉर्मल जो भी आपने सेल करी है उसके ऊपर 1% आप जमा करवा दें। जी सर। सर मेरी एक क्वेरी थी, हाँ जी, अगर हमारे पास पार्टी का यूजर आईडी जैसे कि CA वगैरह अपने यूजर आईडी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है, और पार्टी से कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो हमें यूजर आईडी हमें मिल सकता है कैसे सर? देखिए वो तो आपको फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा पहले। अगर आप फॉरवर्ड पासवर्ड सर फॉरगेट पे वो रजिस्टर्ड मेल पे जा रहा है बार बार। तो फिर तो रजिस्टर्ड मेल आपके पास नहीं है इसमें। नहीं सर, ना मेल है ना सर आईडी को पासवर्ड है, क्योंकि अगर हम मतलब रजिस्टर्ड, फिर आपको डिपार्टमेंट में ही जाना पड़ेगा, फिर आपको लेटर लेके जाना पड़ेगा, GST सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, जो ऑनर है उसको भी जाना पड़ेगा, और Okay. आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि मेरा जो ये रीसेट कर दो। ओके, तो अब सर वहीं आप से रीसेट हो। सर वो नए वाले पे जाएगा या फिर पुराने वाले पे जाएगा सर? नहीं, जो भी आप रजिस्टर्ड नया वाला जो करवाओगे, जो भी आप नया नंबर दोगे, जो भी नई ईमेल आईडी एड्रेस दोगे वहाँ पे, वो उसी के ऊपर होगा, वो ओके ठीक है उसी के सर, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट जाना जरूरी है प्रोप्राइटर का, या फिर जो भी उसमें ऑथराइज है उसका होना जरूरी है वो? हाँ, उसका ऑथराइज होना जरूरी है। अगर सर मैं अपने उनके बिहाफ पे अगर मैं ऑथराइज लेटर बना के जाऊँ तो क्या वो पॉसिबल है सर? पॉसिबल है, लेकिन मे बी एटलीस्ट 1 टाइम तो उनको जाना ही पड़ेगा। मैं जैसे कि पार्टी के लेटर हेड से अपने आप को ऑथराइज करके एज ए रिप्रेजेंटेटिव करके अगर वहां जाता हूँ और उनको फॉरगेट कराता हूँ, तो वो सर हो सकता है, पॉसिबल है? हाँ, वो हो सकता है। 70% चांसेस है, मगर 30% नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ 70% है। अगर आपका जानकार है जिस डिपार्टमेंट में, वो तो कर देगा, लेकिन अगर आपका कोई भी जानकार नहीं है तो वो इतनी जल्दी नहीं करेगा उसको रीसेट, और मतलब क्वेरीज बोलेगा कुछ बुलाने के लिए तो बोलेगा एटलीस्ट ऑनर को। ओके सर, थैंक यू सर। ओके एवरीवन, मुझे क्लास क्लोज करनी पड़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा GSTR1 कैसे भरते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे फिर हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी क्लोज करने का टाइम हो गया है। थैंक यू, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर।